चलो शुरू करो। मुक्तिबोध साहित्यिक मंच इलाहाबाद से जुड़े सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत है। साथ ही निर्धारित समय से थोड़ा विलंब हुआ तकनीकी कारणों से, तकनीकी सेटिंग में। इसके लिए मैं अपनी ओर से आप सभी से क्षमा मांगता हूं। हमारे दोनों अतिथि वक्ता हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि श्री राजेश जोशी और वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर अजय तिवारी, जो निराला और नवजागरण पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे, दोनों लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, हमसे जुड़ गए हैं। बहुत सारे हमारे श्रोता और दर्शक भी जुड़ गए हैं। मैं मुक्तिबोध साहित्यिक मंच की ओर से, अपनी ओर से और निराला परिवार की ओर से और निराला के बृहत्तर साहित्यिक परिवार की ओर से अपने अतिथि वक्ताओं का, अपने कवि का, आदरणीय श्री राजेश जोशी और प्रोफेसर अजय तिवारी का बहुत स्वागत करता हूं। यह श्रृंखला भारतीय नवजागरण, भारत की खोज, जिसके अंतर्गत आज हम निराला का स्मरण कर रहे हैं, इसकी शुरुआत हमने जुलाई में की, जिसमें इसके पहले 9 ऑनलाइन व्याख्यान हो चुके हैं। आज निराला की पुण्यतिथि है। उनके भौतिक शरीर के न रहने के 59 साल पूरे हो रहे हैं। 1961 में आज ही के दिन 15 अक्टूबर को निराला का निधन हुआ, इलाहाबाद में, दारागंज में। बहुत सारी साहित्यिक संस्थाएं उन्हें अपने अपने ढंग से याद करती हैं, अपने अपने तरह के कार्यक्रम करती हैं। निराला परिवार भी प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन, जो स्वयं निराला मनाते थे या मानते थे, बसंत पंचमी और उनके निधन की तिथि 15 अक्टूबर पर हर वर्ष निराला स्मृति संवाद और रचना पाठ का आयोजन करता है। पिछले 2-3 वर्षों से पहले यह आयोजन निराला साहित्य संस्थान की ओर से होता था और पिछले 2-3 वर्षों से यह आयोजन निराला के निमित्त की ओर से होता है। इस वर्ष चूंकि कोरोना महामारी का चारों ओर प्रकोप है, तो स्वतंत्र कोई आयोजन नहीं हुआ और मुक्तिबोध साहित्यिक मंच की नवजागरण संबंधी श्रृंखला में ही इसे शामिल कर लिया गया है। पर वो सह आयोजक की भूमिका में, बराबर के आयोजक की भूमिका में, सहभागी भूमिका में अभी भी निराला परिवार शामिल है। खास करके जो इसके कर्ता धर्ता हैं, हमारे मित्र विवेक निराला, जो कवि भी हैं और निराला के परिवार के हैं, उनकी साहित्यिक विरासत के भी वारिस हैं, वो इस मंच के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं भी सहयोगी भूमिका में हूँ, चूँकि 9 व्याख्यान जो हम लोगों ने किया वो नवजागरण केंद्रित ही किया और आगे भी नवजागरण केंद्रित ही व्याख्यान करने की योजना है। इसलिए इस व्याख्यान का शीर्षक भी हम लोगों ने चुना है निराला और नवजागरण, जो प्रोफेसर अजय तिवारी अपनी बातचीत में रखेंगे। और पिछले वर्ष उन्होंने इसी 15 अक्टूबर को इलाहाबाद में छायावाद के इतिहास बोध पर रखा और उनको लग रहा था कि छायावाद के इतिहास बोध पर बात करते हुए बात थोड़ी अधूरी रह गई है, निराला पर अलग से बात नहीं हुई है। इसलिए निराला पर अलग से बात करने का लोभ और लालच उनके मन में था और फिर उन्होंने कहा कि जब कभी मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं निराला पर बात करूंगा। उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस वर्ष इस स्मरण स्मृति दिवस पर निराला के, वो निराला और नवजागरण पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमारे समय के हिंदी के और लगभग भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ कवि, जो शीर्ष कवि हैं, श्री राजेश जोशी, वह भी हमारे बीच हैं। वह अपनी पसंद की चुनी हुई निराला की कुछ कविताएं, संख्या वही बताएंगे कितनी कविताएं चुने हैं, और उसके साथ एक छोटी सी भूमिका कि आज निराला उन्हें कैसे समकालीन लगते हैं, कैसे प्रासंगिक लगते हैं। वो प्रायः कहा करते हैं कि निराला 20वीं शताब्दी की हिंदी कविता के लिए प्राणवायु की तरह है। मुक्तिबोध अगर मस्तिष्क की तरह है तो निराला प्राणवायु की तरह है। तो निराला की अपने पसंद की चुनी हुई कविताओं का वो पाठ करेंगे और फिर उसके बाद प्रोफेसर अजय तिवारी की बातचीत होगी, वक्तव्य होगा। मैं अपने मंच की ओर से, निराला परिवार की ओर से, निराला साहित्य संस्थान और निराला के निमित्त की ओर से और आप सब की ओर से जो यहाँ दर्शक श्रोता के रूप में उपस्थित हैं, अपने इन दोनों अतिथि वक्ताओं का स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम चूंकि निर्धारित समय से पहले ही थोड़ा विलंब हो चुका है इस हमारे कार्यक्रम में, तो मैं बिना किसी और भूमिका के श्री राजेश जोशी से अनुरोध करता हूँ
कि वो अपनी भूमिका के साथ अपनी चुनी हुई कविताओं का पाठ करें, निराला की कविताओं का पाठ करें और अपनी बातचीत रखें। आदरणीय श्री राजेश जोशी। नमस्कार। स्मरण निराला के इस आयोजन में मुझे निराला जी की कविताओं के पाठ के लिए जो अवसर दिया गया है उसके लिए मैं मुक्तिबोध साहित्यिक मंच इलाहाबाद का बहुत आभारी हूँ। तय है कि इस समय निराला की लंबी कविताओं का पाठ करना ना तो संभव है और ना ये मेरे लिए मेरी क्षमताओं में आता है। कभी कभी आश्चर्य होता है और दुख भी कि हिंदी क्षेत्र की आकाशवाणी ने निराला और मुक्तिबोध की आवाजों को संरक्षित करने का काम नहीं किया, जबकि निराला 60 के दशक के आरंभ तक हमारे बीच और मुक्तिबोध उस दौर के अनेक राजनीतिक नेताओं और गायकों की आवाज आकाशवाणी के पास आज भी मौजूद, पर हमारे महाकवि की आवाज वहां नहीं। हिंदी प्रदेश का मीडिया साहित्य के प्रति हमेशा से ही विवेक शून्य रहा है। आकाशवाणी में तो उस समय तक अनेक महत्वपूर्ण रचनाकार भी महत्वपूर्ण पदों पर थे। उस समय तक इलाहाबाद साहित्य का एक बड़ा केंद्र माना जाता था, लेकिन फिर भी निराला की आवाज को नहीं रखा गया और आने वाली पीढ़ियां उस आवाज को सुनने से वंचित। इस पर पड़ेगी। 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा था। ये पत्र बहुत छोटा सा एक पत्र है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि निराला बहुत बड़े कवि हैं और जब कभी रो में आते हैं तब भी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, लेकिन फक्कड़ स्वभाव के, उनके पास पैसा रुकता नहीं। साहित्य अकादमी निराला को हर महीने 100 रुपए की मदद भेजा करे। ये पैसा सीधे निराला को ना भेजा जाए, क्योंकि वे कलंदर तो न जाने किसे पैसा दे बैठेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि पैसा हर महीने कवित्री महादेवी वर्मा को भेजा जाए। प्रधानमंत्री के पद के बावजूद हिंदी क्षेत्र की संस्थाओं और मीडिया में ये विवेक जागृत नहीं हुआ कि निराला की आवाज, उनके कविता पाठ को सुरक्षित किया जा सके। मुझे याद है कि शिवमंगल सिंह सुमन राम की शक्ति पूजा का एक बहुत अच्छा पाठ करते थे और लोगों का कहना था कि वो लगभग जिस तरह निराला जी राम की शक्ति पूजा का पाठ करते थे उसके अनकरीब उनका पाठ है। हमने उन एक अंश जरूर सुमन जी के मुंह से राम की शक्ति पूजा का सुना था। दूसरे जो एक बहुत महत्वपूर्ण कवि त्रिलोचन निराला की कविताओं के बहुत सुंदर भाष्य किया करते। हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र का भाष्य हमने सुना है। शायद विजेंद्र जी ने कहीं त्रिलोचन द्वारा किए जाने वाले भाष्य को किसी पत्रिका में छापा, अब याद नहीं कि वो कहाँ। बाकी निराला के बारे में और निराला की कविताओं के बारे में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक डॉक्टर अजय तिवारी बोलेंगे। मैं आपको निराला की कुछ आकार में छोटी कविताओं सुनाऊंगा, उनका पाठ करूंगा। किसी भी भूल चूक और गलती के लिए श्रोता मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि निराला में से चुनना मेरे लिए हमेशा बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि क्या छोड़ा जाए और क्या चुना जाए, इसकी एक सीमा तय करना बहुत ही मुश्किल है। मैं लगभग 10 छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा। तो ये पहली कविता है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, ठहरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से
तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष खींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का ये है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु, है जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे ये बालक मन। मेरे ही अविक्त राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा। और एक बहुत मैंने कुछ ऐसी कविताएं चुनी हैं जो सहज ज्यादा संप्रेषणीय हो सकें। ये दूसरी कविता है तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वे जिसके तले बैठी हुई शिकार, श्याम तन हर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिंगी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस ग्रस्त से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज कार सुनी मैंने, वे नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वे कांपी सुभर, भुलक माथे से गिरे सीकर। दीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पर। और ये एक कविता है जिसका भाष्य त्रिलोचन जी ने हम लोगों के बीच किया, और इतना सुंदर एक एक शब्द और एक एक पंक्ति का अर्थ किस तरह खुलता है, ये त्रिलोचन जी से सुनने में का ही मजा था। हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र। मैं जीर्ण साज बहु छिद्र आज, तुम सुदल सुरंग सुवास सुमन। मैं हूं केवल पद तल आसन, तुम सहज विराजे महाराज। ईशा कुछ नहीं मुझे यद्यपि, मैं ही वसंत का अग्रदूत। ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, मैं रहा आज यदि पार्षद छवि। तुम मध्य भाग के महाभाग, तरु के उर के गौरव प्रशस्त। मैं पढ़ा जा चुका पत्र न्यस्त, तुम अली के नवरस रंग राग। देखो देखो पर क्या पाते तुम फल, देगा जो भिन्न स्वाद रस भर। कर पार तुम्हारा भी अंतर, निकलेगा जो तरु का संबल। फल सर्वश्रेष्ठ नायाब चीज, क्या तुम बांध कर रंगा धागा। फल के भी उर का कटु त्यागा, मेरा आलोचक एक बीज। ये एक बहुत छोटी सी कविता है, मुक्ति। तोड़ो 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 कारा, पत्थर की निकलो फिर गंगा जलधारा। ग्रह ग्रह की पार्वती, पुनः सत्य सुंदर शिव को संवारती। उर उर की बनो आरती, हांतों की निश्चल ध्रुव तारा। तोड़ो 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 कारा।
ये एक छोटी कविता, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांझ वेला, पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती जा रही हट रहा मेला, जानता हूँ नदी झरने जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूँ हंस रहा ये देख कोई नहीं भेला मैं। एक और बहुत ही प्रिय और बहुत चर्चित कविता, स्नेह निर्झर बह गया, स्नेह निर्झर बह गया है रेत ज्यों तन रह गया, आम की ये डाल जो सूखी दिखी कह रही है अब यहाँ पे किया शिकी, नहीं आते पंक्ति में वह हूं लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो है गया है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रीतमा, अब नहीं आती पुलिन पर प्रीतमा, श्याम तरण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गए। और ये कविता बाहर में कर दिया गया हूं भीतर पर भर दिया गया हूं, ऊपर वे बर्फ गली है नीचे ये नदी चली है, सख्त तने के ऊपर नर्म कली है, इसी तरह कर दिया गया हूं बाहर, इसी तरह भर दिया गया हूं बाहर में कर दिया गया हूं, आंखों पर पानी है लाज का, राग बजा अलग अलग साज का, भेद खुला सविता के किरण ब्याज का, तभी सहज वर दिया गया हूं बाहर में कर दिया गया हूं, भीतर बाहर बाहर भीतर देखा जब से हुआ नश्वर, माया का साधन ये सत्वर, ऐसे ही घर दिया गया हूं बाहर कर दिया। और दो कविताएं, बल्कि तीन कविताएं मैं आपको और सुनाऊंगा। एक छोटा सा कविता है, सुख का दिन डूबे डूब जाए, सुख का दिन डूबे डूब जाए, तुमसे ना सहज मन ऊब जाए, बहुत अच्छा, खुल जाए ना मिली गांठ मन की, लुट जाए ना उठी राश धन की, खुल जाए ना आन शुभानन की, सारा जग रूठे टूट जाए, उल्टी गति सीधी हो न भले, प्रतिजन की दाल गले न गले, टाले ना बान ये सभी टले, ये जान जाए तो खूब जाए, सुख का डूबे डूब जाए। और दो कविताएं और आपको सुनाऊंगा। राजे ने रखवाली, राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांटे हुए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले, जनता पर जादू चला राजे के समाज,
जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आज आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली। और अंत में जो मेरा एक बहुत ही गीत रहा है, मैं उससे इस कविता पाठ का समापन करूंगा। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, ये घाट वही जिस पर हंसकर वे कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके ताव बंधु। धन्यवाद। यह शानदार चयन और उतना ही निराला के आवाज को तो हम आकाशवाणी से में संरक्षित नहीं कर पाए और नहीं सुन पाए, लेकिन हमारे समय के निराला की परंपरा के श्रेष्ठ कवि राजेश जोशी की आवाज में निराला की कविताओं को सुनना भी कम सुखद नहीं है। उन कविताओं को सुनते हुए यही लग रहा था कि हम निराला की ही आवाज में उनको सुन रहे हैं। जिन लोगों ने सुना, टिप्पणियां की, उनसे लगता है कि यह चयन बेहद पसंद आया। निराला का कोई प्रतिनिधि चयन उनकी कविताओं का, वैसे तो कई चयन छपे हैं, लेकिन राजकमल प्रकाशन की ओर से जो पेपर बैक सीरीज है प्रतिनिधि चयन का, उसमें अभी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये राजकमल प्रकाशन के लोग तैयार हों तो एक चयन निराला का की प्रतिनिधि कविताओं का राजेश जोशी के संपादन में आए, और फिर वो बहुत ही, हमको लगता है कि जो 4-5 चयन हैं रामविलास जी से लेकर और विवेक निराला तक, उस पर सबसे बेहतरीन चयन होगा। विविध रंग हम निराला के देख सकेंगे, हालांकि सभी अपने महत्वपूर्ण हैं। अब मैं जो इस कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है व्याख्यान का, कविता पाठ तो हमेशा ही सरस और रचनात्मक होता है, चाहे अपनी कविता का पाठ हो, चाहे महाकवि निराला की कविता का पाठ हो, लेकिन उस पर एक गंभीर बातचीत, नवजागरण के रिश्ते से निराला पर बात करना, नवजागरण के केंद्र, हिंदी नवजागरण के केंद्र में रखकर निराला को देखना, यह गंभीर कोशिश की है प्रोफेसर अजय तिवारी ने। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपनी बातचीत आरंभ करें, नवजागरण और निराला। आदरणीय प्रोफेसर अजय तिवारी। धन्यवाद सूर्य नारायण जी। सबसे पहले मुक्तिबोध मंच को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस श्रृंखला के इस अंश में जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निराला आप सबकी तरह मेरे भी प्रिय कवि है, इसलिए निराला पर सोचना, उनको पढ़ना, उन पर बात करना हमेशा बहुत सुखद होता है। राजेश ने कई तरह की कविताओं का चयन किया और बहुत अच्छा चयन प्रस्तुत किया, इससे बातचीत में सहूलियत भी होगी। मित्रों, जागरण का सबसे पहला अर्थ है वास्तविकता के प्रति जागरूकता, और हम आज जिस वास्तविकता के बीच में खड़े होकर निराला को याद कर रहे हैं, जरा उस वास्तविकता से निराला को देखें। निराला ने जल्द जल्द पैर बढ़ाओ कविता में कहा था, बैंक किसानों का खुलाओ, और आज समाचार में पढ़ा कि कल किसानों के प्रतिनिधि कृषि मंत्रालय में बातचीत करने गए थे और मंत्री और राज्य मंत्री कोई उपस्थित नहीं था, और आखिर किसान लोग बहिष्कार करके बाहर निकले और वहीं कृषि भवन में ही धरने पर बैठ गए। तो आजाद भारत में
लगभग 75 साल होने जा रहे हैं, तब किसान की यह दशा है। बैंक किसानों का खुलाव आदर्श तो बहुत दूर है। इसी तरह निराला ने शुरू से, तोड़ती पत्थर कविता पढ़ी गई, तोड़ती पत्थर से लेके और बाद तक बोले बिल्ले सुर तमाम चतुरी श्रमिकों पर बराबर ध्यान दिया है। और श्रमिकों की जीवन दशा सुधारने के लिए और श्रमिकों को आर्थिक सामाजिक बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए निराला बराबर प्रयत्न करते रहे। लेकिन हम आज देखते हैं कि ऐसे कानून बनाए गए हैं कि श्रम और श्रमिक वर्ग नई दास्ता में फंसता जा रहा है। इस परिस्थिति में देखें तो निराला और नया जागरण दोनों विषय अत्यंत प्रासंगिक हो जाते हैं। इस रोशनी में देखना चाहिए। हालांकि मैं इस तुलना में ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन देखने का एक कोण यहां से उत्पन्न होता है। निराला के संदर्भ में हम जिस जागरण की चर्चा कर रहे हैं, एक युग का जागरण है। उठो लाल अब आंखें खोलो वाला जागरण नहीं है। इसके विपरीत, जैसा जागो फिर एक बार कविता में कहा ना, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, यानी वो एक तरह का ऐतिहासिक जागरण है। और ये जागरण भारतेंदु का उत्तराधिकार भी है। भारतेंदु ने प्रबोधिनी कविता में कृष्ण के को संबोधित करके कहा था, डूबत भारत नाथ बेग जागो अब जागो। ये जागरण डूबते हुए भारत को बचाने के प्रयत्न के लिए था। तो ये ऐतिहासिक जागरण था। और ये जागरण भारतेंदु से निराला तक आते जाते एक पूरे युग का स्वर बन गया। कवि के माध्यम से पूरा युग भी बोलता है, अकेले निराला नहीं है। प्रसाद की बीती विभावरी जागरी, रात बीत रही है अब जागो। महादेवी जो निराला से थोड़ा कनिष्ठ थी और उसी समय की कवित्री हैं, रात के उर्मे दिवस दिवस की चाह का शर हूं। और इस तरह ये एक पूरे युग का स्वर है, जागरण का स्वर। हम इसे ऐतिहासिक चेतना कह सकते हैं। और तुलसीदास कविता में तो मानो इस सारे स्वर को समेट के निराला ने कहा, जागो जागो आया प्रभात, बीती व बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रभात पर जीवन। तो ये जागरण एक ऐतिहासिक जागरण है और इसकी एक सुदीर्घ परंपरा चली आ रही है। दूसरी बात यह कि यहाँ निराला के यहाँ जिस जागरण की अवधारणा है, वो जागरण दो स्तरों पर चलता है। एक इतिहास में, तुलसीदास कविता में ही करने को ज्ञानोद्धत प्रहार, तोड़ने को विषम वज्रद्वार। तो ये ज्ञानोद्धत प्रहार करने वाला जागरण है। और खुद तुलसीदास के संबंध में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तुलसीदास ने कहा था ना विनय पत्रिका में, जागे पुनि न डसई हो, तो राम कृपा भव निसासी रानी, जागे पुनि न डसई हो। तो जागरण का स्वर बराबर चला आ रहा था। ये जागरण ज्ञान से संबंधित है। तो इतिहास की परंपरा में जो जागरण है, उस जागरण को निराला ने ज्ञान की परंपरा से जोड़ा, ज्ञानोद्धत प्रहार। और दूसरा वर्तमान का जागरण है, वर्तमान में है। और वहां उसका दूसरा संदर्भ है, खोलेंगे अंधेरे का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे, टाट बिछाओ, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ। तो यहाँ ये जो धोबी, पासी, चमार, तेली, अलग अलग श्रमिक जातियां हैं, ये एक पाठ पढ़ेंगे। जनता के, श्रमिक जनता का एक वर्ग संगठन तैयार होगा और अंधेरे का ताला खोलने का के लिए आगे बढ़ेगा। तो समाज में परिवर्तन की चेतना है। तो यहाँ जनता का संगठन और समाज का परिवर्तन, वर्तमान में जागरण का ये अर्थ है। तो इस दृष्टि से देखें तो जागरण की संकल्पना जो ऐतिहासिक संकल्पना है, निराला के यहाँ वो काफी व्यापक स्तर प्राप्त कर लेती है। इस पर, इसके बारे में आगे बात करने से पहले, कई मित्रों ने इस बीच, जब से सूर्यनारायण जी ने और विवेक निराला ने इस विषय का प्रचार किया, तो कई मित्रों ने फोन किया कि नवजागरण का पैरेलल क्या है, तो अंग्रेजी में, यूरोपीय साहित्य में क्या है। तो मैंने बताया रेनेसां। तो बोले रेनेसां तो वो तो पुनर्जागरण हुआ, और पुनर्जागरण नवजागरण में क्या अंतर है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा, बहुत ही संक्षेप में पुनर्जागरण और नवजागरण का जिक्र करते हुए फिर उसको निराला से जोड़ने का प्रयास करूंगा।
पहली बात ये कि 14वीं शताब्दी के लगभग अंत में इटली में, और विशेष रूप से फ्लोरेंस, उत्तरी इटली में फ्लोरेंस एक नगर है, वहां नवजागरण शुरू हुआ। तमाम लोग, वो पिको डेला मिरांडोला से लेके लियोनार्डो दा विंची और उसके बाद जो भी आए, वो सारे लोग, मिकेल एंजेलो, ये सारे लोग उत्तरी इटली से ही संबंध रखते हैं। वहां इस नवजागरण की यानी पुनर्जागरण की बात इसलिए सार्थक थी कि उसके पहले 1000 साल तक ईसाई धर्म का साम्राज्य फैला था और उसे डार्क एजेस कहते हैं, यूरोप का अंधकार युग। इस डार्क एजेस में उसके पहले की जो सामाजिक आर्थिक उन्नति थी वो बहुत पिछड़ गई। बर्बर हमले हुए, तुर्कों के, यूरोपियंस के, जर्मन्स ने इटली को ही बहुत बर्बाद किया था, तो बर्बर हमले यूरोपियंस के और तुर्कों के हुए। तो इन कारणों से वहां विकास की गति पिछड़ गई। केवल फ्लोरेंस और ऐसे कुछ केंद्रों में ये उसके अवशेष रह गए थे, व्यापार वगैरह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। इसीलिए वहां पर नए सिरे से जागरण शुरू हुआ। तो वहां जो 1000 साल का अंधकार युग है, उस 1000 साल की नींद के बाद यूरोप जागा, इसलिए पुनर्जागरण है। लेकिन भारत में ऐसा कोई अंधकार युग नहीं था। उसी 1000 साल में आपके यहाँ शंकराचार्य होते हैं, सरापा होते हैं, तमाम मतलब आर्यभट्ट होते हैं, और रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, तमाम जितने दर्शन में और काव्य में अनंत प्रगति होती है इस दौर में। तो और इस प्रगति का संबंध उस सामाजिक पृष्ठभूमि से है जिसे व्यापार कहते हैं। व्यापार के कारण जनता की आपसी गतिविधि, जनता का आपसी मेलजोल कायम रहता है, यातायात कायम रहता है, उन साधनों का विकास होता है, कृषि और उद्योग का यानी व्यापार का आपसी संबंध रहता है, यानी पूरा एक सामाजिक आर्थिक तंत्र है, पूरा ढांचा है। इस ढांचे से पुराने बंधनों की रूढ़ियां टूटती रहती हैं, तो उस टूटन से लोग मुक्ति महसूस करते हैं, जिसको यूरोप के पुनर्जागरण के लिए एंगल्स ने कहा था ना कि व्यापारिक क्रांति से सामंती बंधन ढीले पड़े तो किसानों और कारीगरों को करवट बदलने का मौका मिला। तो हमारे यहाँ ये बंधन उतने मजबूत नहीं हुए थे, तो इसलिए वहां पुनर्जागरण नहीं हुआ। लेकिन व्यापार की उन्नति पूरे देश में और देश के बाहर संसार में इस तरह से मैंने इस व्यापार से जागृत तो आई, क्योंकि समाज में जो दबे हुए समुदाय थे उनमें उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो इसलिए यहाँ नव जागरण है। हालांकि उस दौर के, मैं डॉक्टर रामविलास शर्मा का उदाहरण दूं तो उस दौर के जागरण को उन्होंने लोक जागरण कहा है, और 19वीं शताब्दी के जागरण को, भारतेंदु से निराला तक जागरण को नव जागरण कहा है। ये परिभाषा सही है। इसका कारण यह है कि यूरोप में जो जागरण आया वो केवल मध्य वर्ग तक सीमित था। इटली से लेके इंग्लैंड और जर्मनी तक जहां भी आप देखें वहां मध्य वर्ग तक सीमित है। लेकिन भारत में ये मध्य वर्ग से नीचे किसानों में, कारीगरों में और छोटे व्यापारियों में, नाना छोटे व्यापारी थे। कबीर रैदास कारीगर थे, तुलसी किसान संस्कृति से जुड़े हुए थे, सूरदास का भी किसान संस्कृति से अधिक संबंध था। तो किसान, कारीगर, छोटे व्यापारी यानी समाज के निचले स्तरों तक ये जागरण पहुंचा था। इसलिए ये लोक जागरण है, क्योंकि लोक में उसका प्रसार हुआ था। तो ये यूरोप के और भारत के नवजागरण में एक बुनियादी अंतर है। यूरोप में जो शुरू हुआ नवजागरण, उसका बहुत ही संक्षेप में इतिहास देख लीजिए। यूनान को तुर्कों ने बर्बाद किया था, तुर्कों ने कब्जा किया था, और वहां से वहां जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, कवि, दार्शनिक, बड़े पैमाने पर भागे। वो अपने साथ काव्य के और दर्शन के ग्रंथ लेके गए थे। वो फ्लोरेंस और उसके आसपास जहां पर संभावना, क्योंकि व्यापार होगी तो समृद्धि होगी, वहां कुछ लोगों को रहने और जीविका पाने के साधन होंगे, तो उसके आसपास ये लोग रहे।
उस सारे साहित्य का इटली के बौद्धिक समाज पर बहुत असर पड़ा। जब उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया बहुत असर पड़ा, तो परिस्थितियां बदली और खुद इटली जर्मन्स ने बर्बाद किया था 11वीं शताब्दी के आसपास से ही बुरी तरह से। तो इटली तबाह था और उसके अलावा यूनान तबाह हो गया था, वहां की पुरानी सारी सभ्यता संस्कृति नष्ट हो गई थी। तो इन लोगों ने इतिहास में कितना प्रगतिशील कार्य किया है इसका कुछ उदाहरण मिल जाता है। लेकिन तो इसलिए आप देखेंगे कि यूरोप के पूरे पुनर्जागरण में यूनानी संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रभाव, और पूरे यूनान की प्राचीन संस्कृति को वो अपनी संस्कृति मान के वर्तमान में उसके माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके यहाँ ये चीज नहीं थी। इसका कारण यह है कि यहाँ ज्ञान की परंपराएं पूरी तरह लुप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उनको संरक्षित करने वाली सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आधारभूमि यथावत बनी हुई थी। इसलिए ये चेतना हमारी अपनी परंपरा से विकसित हुई, और उस समय दुनिया के और देशों की संस्कृति पर भारत का असर ज्यादा पड़ा, भारत पर उन संस्कृतियों का असर कम पड़ा, क्योंकि भारत उन सबकी तुलना में अधिक विकसित था, व्यापार में भी, ज्ञान विज्ञान में भी। तो बाद में चल के औपनिवेशिक काल में यह परिस्थिति बदल गई। यहां आप एक बात देखें कि ये जो सारी सक्रियता है, वो सारी सक्रियता एक तरफ ज्ञान के क्षेत्र में और दूसरी तरफ समाज के परिवर्तन के क्षेत्र में, दोनों दिशाओं में बराबर चलती है। इस नवजागरण के प्रारंभिक सिरे पर तुलसीदास समाज में सपना देखते हैं राम राज्य का, इसका मतलब समाज को बदलने की आकांक्षा तो व्यक्त करते हैं, लेकिन जनता संगठित नहीं है, संगठित होकर जीवन को बदलने का प्रयत्न नहीं कर पा रही है। तो क्या कौन रिप हो हमें का हानि, चेरी छाड़ी अब हो की रानी। तो कोई राजा बन जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये विवशता का बोध था। लेकिन इसके अंत में निराला के उत्तरवर्ती काल में शमशेर जी की पंक्ति याद करें, सरकारें पलटती हैं जहां हम दर्द से करवट बदलते हैं। तो कौन रिप हो से लेके सरकारें पलटती हैं तक नवजागरण की चेतना में यथार्थ से संघर्ष की एक पूरी विकास यात्रा हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात है। तो ये देखने की चीज है कि परिस्थिति सजगता, यानी जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि सबसे पहले वास्तविकता के प्रति जागरूकता जागरण का अर्थ है। तो ये पारिभाषिक अर्थ में जो नवजागरण या पुनर्जागरण है या लोक जागरण है, उसके लिए ही सटीक लागू होने वाली अवधारणा है। तो परिस्थिति सजगता से परिवर्तनकारी संघर्ष तक नवजागरण की चेतना एक बड़ा दायरा हमारे सामने बनाती है। हिंदी में ये जो नवजागरण की प्रक्रिया हमें दिख रही है, निराला इसके एक युगांतरकारी माध्यम है, और उनकी रचनाएं इसके प्रमाण हैं। हम उनके बहुत जगहों से नहीं, केवल रचनाओं का केवल उल्लेख करने से बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ आओ बड़ी प्रसिद्ध कविता है। महंगू महंगा रहा, इसी तरह झींगुर जैसे महंगू झींगुर, ये कौन लोग हैं, और झींगुर डट कर बोला, तो झींगुर जैसे डट कर बोलने लगे हैं। तब निराला कहते हैं कि जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ आओ। इसी तरह चतुरी, जिसकी जीवन दशा कैसी है, लेकिन जमींदार के शोषण से त्रस्त है और 20 कोस पैदल चल के उन्नाव जाता है और लौट के आता है और निराला से कहता है कि जमींदार के सिपाही को जूता और पुर देना पड़ेगा हर साल। ये बात अब्दुल अर्ज में दर्ज नहीं है। अब्दुल अर्ज मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें दर्ज नहीं है। इसी तरह कुल्ली हैं, कुल्ली निराला के ससुराल के थे, उनकी सास वगैरह कहती थी निराला को दूर रहो उनसे, कुल्ली राक्षस हैं। और यही कुल्ली कैसा जीवन जीते हैं, कैसा संघर्ष करते हैं, उसका उल्लेख बाद में करना है। यही एक वाक्य में कर दें कि कुल्ली ब्राह्मण है और एक मुसलमानिन से शादी करते हैं, और उसके बाद वो अछूत पाठशाला खोलते हैं जिसमें सबसे
हीन बच्चों को पढ़ाते हैं और साधन नहीं है, लोग सहायता नहीं करते, फिर भी डट के वो कार्य चलाते रहते हैं और निराला उसमें सहयोग करते हैं, तो निराला को वो बुलाते भी हैं वगैरह। तो आप देखें कि कुल्ली है, इस तरह के असंख्य चरित्रों को निराला ने अपने, और जिनमें से अधिकतर के साथ उनका व्यक्तिगत संपर्क है और उसमें वो उनके संघर्ष में सहायता भी करते हैं। दरअसल ये वो दौर है, हम निराला की ही कविता से बात करें, जिसमें राजेंद्र रखवाली की कविता पढ़ा राजेश जोशी ने, उन्होंने कहा ना कि उनके चयन से बहुत रास्ते खुलते हैं, कि उसमें कहा कि कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, इस तरह के रूढ़िवाद की जकड़न में जनता को बांधे हुए थे। ये जनता स्वाधीनता संघर्ष के इस दौर में पोथियों से निकलकर इतिहास के रंगमंच पर सक्रिय हो गई थी, और जनता की इस सक्रियता को सबसे उदात्त स्वर में निराला व्यक्त कर रहे थे। निराला के साथ और लोग थे, मैंने कहा सबसे उदात्त और लोग भी व्यक्त कर रहे थे। तो ये पुनर्जागरण, लोक जागरण और नव जागरण, ये नया जागरण था। लोक जागरण और नए जागरण में एक और अंतर है कि उस समय, जैसा आप जानते हैं, सामंती समाज था। सामंती समाज में जनता अपने वोट से राजा को नहीं चुनती, इसलिए कौरलिप विवश थे। लेकिन जनतांत्रिक समाज में ये क्षमता जनता के हाथ में आ जाती है। तो ये बुनियादी अंतर है। ये सामंत विरोधी जागरण लोक जागरण है और साम्राज्यवाद विरोधी जागरण नव जागरण है। ये मूल रूप से ध्यान में रखने की चीज है। अब थोड़ी चर्चा, जो भारतीय नवजागरण है, इस नवजागरण मात्र है, दूसरी जगहों पर भी नवजागरण है, तो उस नवजागरण के मूल मुद्दे क्या हैं, मैं उन पर यहां विस्तार से बात नहीं करूंगा। अभी जब इसके आगे इन्हीं मुद्दों के आधार पर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहला मुद्दा है भाषा, संस्कृति और जाति। जाति यानी नेशनैलिटी, जिससे नेशन बनता है। इनके अभ्युदय का, इनके विकास का और उनके परस्पर संबंध का सवाल, यह पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है विशेषाधिकारों को चुनौती देने का सवाल। जो विशेषाधिकार अभिजात वर्ग ने, सामंत वर्ग ने प्राप्त कर रखे थे, उस वर्ग को और उसकी संस्कृति को चुनौती, ये दूसरा मुद्दा है। ये दुनिया भर में है। तीसरा मुद्दा लौकिक चिंता। मैं हिंदी में लौकिक चिंता कह रहा हूं, अंग्रेजी में इसके लिए दो अलग अलग शब्द है। सेकुलर, जो ये लौकिक, जो सेकुलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष गलत किया जाता है, तो यह लौकिक, और दूसरा ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिटेरियन, ह्यूमनिस्ट। तो सेकुलर और मानववादी दृष्टि और मूल्य, ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा है तर्क और अनुभव का नया संगठन। यहां रूढ़ और अंधविश्वास से, रूढ़िवाद और अंधविश्वास से मुक्ति का संघर्ष है, उसके साथ दर्शन और विज्ञान की चेतना को अर्जित करने का प्रयत्न है, व्यवस्थित प्रयत्न है। और इसीलिए जिस पूंजीवाद के साथ नवजागरण जुड़ा हुआ है, उसके साथ धीरे क्रमशः विज्ञान का भी अभ्युदय होता है। हालांकि आरंभिक दौर में पूंजीपतियों ने भी अभिजात वर्ग के साथ मिलके वैज्ञानिकों को या किसी नई धर्म और रूढ़ि से अलग कोई नई बात कहने पर जिंदा जलाने का काम बहुत उस्तादी से किया था यूरोप में। और पांचवा मुद्दा है, और वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अपने सांस्कृतिक इतिहास से संवाद। संवाद इसलिए कि ये सांस्कृतिक इतिहास का पुनरुत्थान नहीं है, बल्कि उसकी प्रासंगिकता को अर्जित अनुभव करते हुए उन सूत्रों से अपने समय की परिस्थितियों में संस्कृति का विकास, ये पांचवा मुद्दा है। और बिना आधार के संस्कृति की अपनी परंपराएं होती हैं जो भौतिक आधार से स्वतंत्र होती हैं। तो विशेष भौतिक परिस्थितियों में उन आधारों से तत्व लेके हम आगे बढ़ते हैं, ये एक चीज है। अब इसके बाद बहुत ही संक्षेप में केवल उल्लेख करूंगा हिंदी नवजागरण की कुछ अपनी विशिष्ट समस्याएं जो भारतीय नवजागरण में भी सर्वत्र नहीं है। जैसे एक समस्या है जनपदीय बोलियों और जातीय भाषा का संबंध, आपसी संबंध क्या हो। ये ब्रज है, उसके पहले बड़ी महत्वपूर्ण भाषा थी और साहित्य की लगभग अंतर प्रांतीय यानी राष्ट्रीय भाषा साहित्य की थी। गुजरात से लेके और आसाम तक कवि
और महाराष्ट्र सब जगह वो कवि ब्रज में लिखते थे। तो ब्रज, अवधी, और अवधी में महान साहित्य लिखा ही गया है। तो ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली इत्यादि, ये जो, और मैथिली में विद्यापति हुए हैं, राजस्थानी में मीरा हुई हैं, तो अनेक जनपदीय बोलियों में अनेक महत्वपूर्ण रचनाकार हुए हैं। इन जनपदीय बोलियों से, जिसको हिंदी कहते हैं, जो आधुनिक बाजार के साथ पूरे हिंदी प्रदेश की प्रतिनिधि भाषा बनी, तो इसका क्या संबंध हो। दूसरे औपनिवेशिक काल में एक और नई समस्या पैदा हुई, हिंदी के साथ उर्दू, जो अंग्रेजों की कृपा से और मुगल औरंगजेब के बाद पतनशील मुगल दरबार में कुछ जो ईरान के विदेशी दरबारी थे, उनकी सहायता से, उन दोनों से मिलके उर्दू का विकास हुआ। तो हिंदी और उर्दू के की दो शैलियों के आपसी संबंध का सवाल। तो ये दो मुद्दे हुए। और तीसरा मुद्दा है, औपनिवेशिक काल में सामंतवाद मजबूत हुआ। आप जानते हैं, भारत का देहातीकरण बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने किया, उद्योग धंधे तबाह किए। तो इससे उद्योग धंधे तबाह होंगे तो देहातीकरण बढ़ेगा। इस देहातीकरण के चलते जाति प्रथा मजबूत हुई और संप्रदायवाद को उन्होंने बाकायदा जन्म दिया। तो जाति और संप्रदाय का सवाल, ये और हिंदी प्रदेश इन दोनों बीमारियों का सबसे बड़ा गढ़ है। तो और संप्रदायवादी राजनीति और जातिवादी राजनीति सबसे ज्यादा सफल इसी हिंदी प्रदेश में, इसलिए हिंदी समाज की सबसे बड़ी ये अपनी समस्याएं हैं। और चौथा, या अंतिम तो नहीं लेकिन चौथा, कि प्राचीन इतिहास के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो। तो निराला ने दिखाया कि वो दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीयतावादी होगा, यानी प्राचीन इतिहास के प्रति अंधराष्ट्रवादी दृष्टिकोण हो या अंतरराष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण हो। ये चौथी समस्या है। ये हिंदी प्रदेश के नवजागरण की अपनी समस्याएं हैं। हम अब क्रमशः जो मैंने नवजागरण के मुद्दे रखे थे और ये जो बातें हैं, इनमें बहुत ही संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले एक बात देखें कि नवजागरण की शुरुआत यूरोप में भी जातीय संस्कृतियों के अभ्युत्थान के साथ हुई। जातीय संस्कृति की पहचान का आधार है भाषा। और उस पूरे दौर में देखें कि अलग अलग भाषा भाषी समूह वो अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को अग्रसर करते हैं, और इसको नेशनल अपसर्ज कहा जाता है यूरोप के इतिहास में। तो जो इसीलिए नेशन स्टेट्स बनते हैं, यानी जातीय राज्य बनते हैं। नेशन स्टेट का जो हिंदी में अनुवाद प्रचलित है, राष्ट्र राज्य, वो भ्रष्ट अनुवाद है। जो नेशन का अर्थ होता है पीपुल, तो इसलिए वो पीपुल है। तो नेशन माने जाति और स्टेट माने राज्य, तो इसलिए जातीय राज्य है। नेशन स्टेट माने जातीय राज्य। ये जातीय राज्य कायम होते हैं। तो जातीय संस्कृतियों के साथ नवजागरण की शुरुआत होती है। तो भाषा इसका एक महत्वपूर्ण, जातीय संस्कृति का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जहां जातीय संस्कृति की अभिव्यक्ति हो, उसको वहां नवजागरण का स्वरूप मानना चाहिए। और निराला के साहित्य में जातीय संस्कृति का स्वरूप किस रूप में व्यक्त होता है, ये बताने की अभी हम इसका उल्लेख करते हैं। लेकिन जो जातीय चेतना है, यानी ये जाति क्या है, नेशन क्या है, ये एक वाक्य में समझ लीजिए। समाज का विकास जैसे और चीजों का विकास होता है, समाज का विकास भी होता है। सबसे पहले गण समाज था, जो वैदिक समाज गण समाज है। फिर जनपदों का समाज आया, बुद्ध का समाज जनपदों का समाज है। महाभारत का समाज गण समाज के टूटने और जनपदों के समाज के विकसित होने का दौर वृत्तांत है। तो गण समाज, फिर जनपदों का समाज, और उसके बाद पूंजीवादी आर्थिक संबंधों के विकास के साथ बड़ी बड़ी मंडियां कायम होती हैं। उनके बीच भाषाओं के समान व्यवहार से नई जातियां बनती हैं, और इस तरह ये पूंजीवादी समाज के गठन का रूप है जाति, कास्ट नहीं। हालांकि
हालांकि दोनों शब्द एक ही मूल से बने हैं, संस्कृत के ज्ञाति से या ज्ञाति से, तो ये नहीं। जातीय संस्कृति कलाओं में सबसे अधिक व्यक्त होती है, चाहे वो भाषा पर निर्भर कला हो, चाहे भाषा पर निर्भर कला न हो। जैसे उदाहरण के लिए मिकेल एंजेलो, वो मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, और उनकी मूर्तियों का वर्णन मैंने कुछ मूर्तियां यूरोप यात्रा में मैंने देखी उनकी, मिकेल एंजेलो की, और अद्भुत प्रभावशाली है, लेकिन बहुत सारी नहीं देख सका। उनके बारे में विल ड्यूरा ने रेनेसा नाम की बड़ी अपनी मोटी पुस्तक है, 600-700 पेज की बड़ी पुस्तक है, उसमें विस्तार से बताया है कि वो भव्य कल्पना भी अपनी मूर्तियों में चित्रित करते थे, लेकिन उसके साथ साथ यथार्थ के बारीक ब्यौरे भी, सूक्ष्म ब्यौरे भी चित्रित करते थे। जैसे किसी भव्य आकृति का चित्रण कर रहे हैं, और भव्यता ये रेखांकित करके मैं कह रहा हूं, भव्य आकृति का चित्रण कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मूर्तिकार या चित्रकार भव्य आकृति का चित्रण करते हुए पृष्ठभूमि की बहुत सी चीजों को अदृश्य कर देगा, लेकिन वो अगर पृष्ठभूमि में उसके विपरीत बहुत सा गर्हित कुछ है, जो कुरूप है, गर्हित है, उसको भी छोड़ते नहीं थे, उन डिटेल्स को भी ले लेते थे। तो और एक तरह से कंट्रास्ट भी होता था, लेकिन वो यथार्थवाद था। जो यथार्थ में वो देख रहे हैं, उस सब को वो अपनी कला के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। तो गजब के यथार्थवाद है। और उनके सारे मानव पात्र इटली के वास्तविक मानव पात्र थे। लियोनार्डो दा विंची की जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा भी उस समय की एक अद्भुत रूपवती स्त्री थी, उसका चित्र उन्होंने बनाया था। तो वास्तविक चरित्रों को अपनी कला में व्यक्त करते थे। ये चरित्र वहां के ही होते थे। मोनालिसा यूनान की नहीं हो सकती थी, इटली की ही हो सकती थी। इसी तरह मिकेल एंजेलो के जो पात्र हैं वो इटली के ही हो सकते थे, यूनान के और भारत के नहीं हो सकते थे। तो ये जो विशेषताएं हैं किसी समाज की, किसी समुदाय, किसी मानव समुदाय की, ये जातीय विशेषताएं कही जाती हैं। और मैंने कहा कि भव्य पर मैंने बल दिया था। ये स्त्रैणता नहीं थी, परुषता थी। जैसे उदात्त राग होते हैं तो कोमल राग नहीं, उदात्त राग। तो उसी तरह वो कोमल चित्रों का नहीं, स्त्रियों का चित्र प्रायः नहीं खींचते थे, कम करते थे। वो ध्यान पुरुष चित्रों पर ज्यादा देते थे। तो कुछ निराला जैसा उदात्त पक्ष था। अब थोड़ा सा निराला के बारे में देखें। निराला ने एक कविता लिखी है, देवी सरस्वती, अद्भुत कविता है। हाँ, यहाँ इससे पहले एक छोटी सी बात टिप्पणी के रूप में कह देनी चाहिए। निराला बंगाल में पैदा हुए थे, काफी दिन बंगाल में रहे, शुरू में नौकरी वगैरह ही बंगाल में की। तो बंगालियों में जातीय चेतना कुछ आवश्यकता से अधिक है। जितनी आवश्यकता है उतनी हो तो दूसरों के साथ सामंजस्य आसानी से बढ़ जाता है। जब कुछ अधिक होती है तो दूसरों से टकराव पैदा होता है। तो निराला को बंगाली जाति दंभ से टकराना पड़ता था। ये इस जातीय दंभ से निराला क्षुब्ध भी होते थे। तो लेकिन तो इसलिए अपनी जातीय चेतना उससे टकराते हुए उनकी विकसित हुई। प्रारंभ में उसकी प्रेरणा शायद वो रही हो, वो जातीय चेतना। लेकिन निराला की जातीय चेतना संकीर्ण नहीं थी, कहीं नहीं थी। इसका सिर्फ एक प्रमाण काफी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को वो विश्व कवि मानते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर की आलोचना नहीं सुन सकते, सबसे तुलना करते हैं, रविन्द्रनाथ की तुलना शैली से करते हैं और शैली और रविन्द्रनाथ को एक समकक्ष कवि बनाते हैं, मानते हैं। और बिहारी से करते हैं तो बिहारी और रविन्द्रनाथ के चित्रों में क्या अंतर है, भाव चित्र टैगोर में है और उनमें नहीं है बिहारी में। ये सब तो रीतिवादी कला से रविंद्र की कला कहाँ श्रेष्ठ है, रविंद्र की कला विश्व के श्रेष्ठ कवियों से के कहाँ समकक्ष है, ये सब बताते हैं। तो संकीर्णता नहीं है, बंगाली जाति के प्रति भी संकीर्णता नहीं है। अब देवी सरस्वती का मैंने उल्लेख किया। देवी सरस्वती के लिए उन्होंने कहा ना कि जैसे हरी भरी खेतों की सरस्वती लहराई, तो ये देवी सरस्वती को
विद्या की देवी को किसान की देवी बना दिया निराला ने, तो ये नजरिया है, ये एक देखने की चीज है। उसमें एक पंक्ति कहते हैं, वही जो सरस्वती भारत की प्रांतीय सभ्यता भी है, और उसके बाद उस प्रांतीय सभ्यता की झलक भी दिखाते हैं। कजली और क्या क्या जो लोकगीत हैं, तो लोक संस्कृति के तमाम तत्वों का वर्णन करते हैं। हमारे पास इतने उदाहरण देने की गुंजाइश नहीं है समय की मर्यादा को देखते हुए, लेकिन आप लोग परिचित हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रांतीय सभ्यता है, ये प्रांतीय सभ्यता क्या है? यही है हिंदी की जातीय चेतना, ये जातीय संस्कृति का विवेक, ये है। यहां संत रविदास के बारे में उनकी एक कविता है, उसको याद करना चाहिए, और बहुत ही जरूरी है याद करना, अनेक कारणों से, समसामयिक कारणों से भी। रविदास को उन्होंने निराला ने उनके बारे में कहा, आई शुभ घड़ी जाति की। ये जाति वो वाली जाति नहीं थी पेशे वाली, ये हिंदी जाति थी। फिर भक्ति की महान परंपरा का एक उन्नायक उन्होंने उनको बताया रविदास को, और इसी अर्थ में जाति का प्रयोग प्रसाद जी की कविता पर जो उनकी कविता है उसमें भी किया था कि किया जाति साहित्य को अमर। तो ये जो शुभ घड़ी जाति की थी, जातीय साहित्य को अमर किया, ये एक तो रविदास से प्रसाद तक एक जातीय चेतना का विकास या प्रवाह निराला देखते हैं। और इस कवि को यानी रविदास को संबोधित करके अंत में कहते हैं कि हे समुज्वल चर्मकार, चरण छू कर रहा मैं नमस्कार। निराला को आज कुछ दलित लेखक ब्राह्मणवादी कहते हैं, रविदास को चरण छूकर नमस्कार कर रहे थे। जातीय चेतना और जातिवादी चेतना में मौलिक अंतर विरोध है, ये बात यहां समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात यह कि प्रांतीय चेतना यानी जातीय चेतना संकीर्ण होगी अगर अंतर जातीय चेतना से उसका संबंध नहीं होगा, यानी अन्य जातियों से संबंध का बोध नहीं होगा। निराला की जातीय चेतना यानी प्रांतीय सभ्यता भारत राष्ट्र से अभिन्न रूप में जुड़ी हुई है, और ये शुरू से अंत तक है। इसके लिए कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं, मैं बहुत उदाहरण नहीं देना चाहता। एक बिल्कुल पहली कविता जो उनकी छपी थी जन्मभूमि के प्रति, जन्मभूमि मेरी है जगन महारानी, उसमें एक पंक्ति आती है, ब्रह्मपुत्र पंच सिंधु रवि तनया गंगा। आप जरा देखें, ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्वोत्तर में, पंच सिंधु पश्चिमोत्तर में जो अब पाकिस्तान में है, और इसके बीच में रवि तनया गंगा। और इस तरह तीन नदियों के माध्यम से निराला ने भारत का मानचित्र उपस्थित कर दिया है। यह काम निराला ने पहली बार नहीं किया, मैंने निराला ने किया भारत में, हिंदी में। इसके उदाहरण निराला ने नहीं पढ़ा था वो, लेकिन पेत्रार्क जो नवजागरण के बिल्कुल प्रारंभ बिंदु पर थे इटली में, तो पेत्रार्क ने, जर्मनों ने वहां बहुत अत्याचार किया था, मैंने उसका उल्लेख किया, इटली के घावों को याद करते हुए लिबेर, आर्नो और पो, इन तीन नदियों का क्रमशः वर्णन किया है और कहा कि मैं इन नदियों का दुख गाता हूं। तो और ये तीनों तीन क्षेत्र में, और इनके जरिए उन्होंने इटली के, समूचे इटली के सामाजिक ऐतिहासिक दुख का उल्लेख किया था। तो प्रकृति के माध्यम से राष्ट्र की एक परिकल्पना उपस्थित पेत्रार्क ने किया था, निराला ने किया है। इसके साथ एक ऐतिहासिक यात्रा का बोध भी है। आप ये देखें कि जो ऐतिहासिक दुख है, इसी तरह निराला पराधीन भारत के कवि हैं, तो जो ऐतिहासिक यातना है, प्रकृति के प्रति जो मनुष्य की स्वच्छंद कल्पना है, उसके द्वारा उस ऐतिहासिक यातना का मुकाबला करते हैं। आगे चल के आप याद देखें, हनुमान का चित्रण है भक्त और भगवान कहानी में, तो वीर रूप हनुमान है और उनकी गदा ऐसे उठी हुई है, ये है पैर यहां धंसा हुआ है, ये लंका है, एक पैर मुड़ा हुआ वीर आसन है,
तो वो उधर गुजरात है। और इस तरह हनुमान के वीर आसन में वीर रूप हनुमान को भारत का पूरा मानचित्र वो बना देते हैं। इसी तरह भारती जय विजय करे कविता में आप देखें, लंका पदतर शतदल और गंगा, बीच में गंगा है, ज्योतिर्जल कण है। इसी तरह मुकुट शुभ्र हिम तुषार, तो हिम तुषार से लेके लंका पदतर शतदल तक और बीच में गंगा ज्योतिर्जल कण तक, तो भारत का मानचित्र है। राम की शक्ति पूजा में दुर्गा का रूप भी ऐसा ही है, जहां 10 दिशाएं दुर्गा के हाथ हैं, 10 हाथ हैं। ऊपर सिर पर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशिशेखर, और चरण प्रांत पर गरजता यह नहीं, गरजता सिंह यह नहीं सिंधु, तो नीचे लंका की तरफ वो जो चरण प्रांत पर जो सिंह गर्जना कर रहा है वो सिंधु की गर्जना नहीं है। तो आप देखें कि जितने रूपों में वो याद करते हैं, ये सब जगह मैंने इन सभी रूपों में भारत का कहीं न कहीं एक मानचित्र, ब्रह्मपुत्र पंच सिंधु रवि तनया गंगा से लेके गरजता चरण प्रांत पर सिंधु या सिंह या नहीं सिंधु तक, आप भारत का पूरा मानचित्र बार बार निराला की कविता में ये जो विह्वलता है, ये जो तन्मयता है, ये जो उनके साथ तादात्म्य है, ये निराला का अपनी जातीय चेतना और उसके साथ भारतीय राष्ट्र दोनों से एक साथ तदाकार हैं। इसलिए जातीय चेतना संकीर्ण नहीं है निराला की। सरस्वती पर जब बात करते हैं, वंदू तब तव तव सुंदर पद, तो वंदू पद तव सुंदर, तो सरस्वती के को भी जन्मभूमि भाषे कहते हैं वगैरह। ऐसे असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब हम दूसरे मुद्दे पर थोड़ा ध्यान दें, विशेषाधिकारों को चुनौती देने के सवाल पर। आप जानते हैं कि सामंतवाद के दृढ़ होने से रूढ़िवाद और अंधविश्वास फूला फला। तो ऐसा इटली में नहीं हुआ, जर्मनी में हुआ। इटली में आधार बना हुआ था, जर्मनी में खुद बर्बर थे और उन्होंने अपने यहाँ जिस तरह का सामंतवाद विकसित किया था, तो उसका परिणाम दिखाई पड़ता है। एक मार्टिन लूथर हुए, जिनको लूथर नाम से ज्यादातर याद किया जाता है। वो धर्म सुधारक थे और समाज सुधारक भी थे। धर्म सुधारक के रूप में उन्होंने कुछ रूढ़ियों का विरोध किया और वो पूंजीपतियों के जो उभरता हुआ नया व्यापारी समुदाय था उसके प्रतिनिधि थे। लेकिन दूसरी तरफ सामंतवाद की जकड़न इतनी अधिक थी कि उन्होंने डायन कह के स्त्रियों के जलाने का समर्थन किया। उन्होंने यहां तक कहा कि ये डायन घूमती रहती हैं, चुड़ैलें घूमती हैं और लोगों को पकड़ के अपने जाल में फंसा के उनसे अवैध संतानें उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनको जला देना, इनको मार देना पत्थरों से, ये उचित है, यह आवश्यक है। तो ये अंधविश्वासी भी थे, तो धर्म सुधारक भी थे, अंधविश्वासी भी थे। इटली के नवजागरण में ये चीज नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि सामंती प्रभाव वहां कम है। भारत के नवजागरण में भी या लोक जागरण में भी और उसके बाद नवजागरण में भी ये अंधविश्वास कबीर से लेके मीरा तक या उसके बाद जो भी आए हो तुलसी तक, इस तरह का अंधविश्वास, इस तरह का रूढ़िवाद नहीं दिखाई पड़ता। निराला के यहाँ इसके कितने चित्र हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। एक कहानी नहीं है जिसमें वो राजा को, वो गूंगा है तो, और राजा की नाव आती है जब नदी में, तो जमींदार की नाव आती है जमीन, तो वो अंगूठा दिखाता है कि और पेट दिखाता है कि खाने को कुछ नहीं है और मुंह दिखाता है, तो वो समझते हैं कि ठेंगा दिखा रहा है और ललकार रहा है, तो उसका अंगूठा कुचलवाते। निराला इस पर लिखते हैं कहानी। तो आप देखें कि सामंती अत्याचार के औपनिवेशिक भारत में भी कैसे चित्र हैं और इसके बहुत से उदाहरण निराला के साहित्य में मिलेंगे। राजेंद्र रखवाली की कविता को फिर याद कर लें, क्योंकि सुनी भी गई है, कि उसमें आप देखें कि लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। तो सामंती संस्कृति ऐसी थी, राजे ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी, सेना रखी, धर्मगुरु रखे, लोग बोले संस्कृति के से कवि आए, गायक आए, नाटक लिखे गए, वो प्रशस्तियां गाई गई। तो कला, साहित्य, संस्कृति और सेना,
तो जिसको बाद में चल के ग्रामशी ने कहा ना कि दो तरह के राज्ययंत्र होते हैं, एक दमनकारी राज्ययंत्र और एक वो सांस्कृतिक वाला पक्ष। तो इसका दोनों का वर्णन निराला राजे की रखवाली में कर चुके हैं। तो और इसका परिणाम होता है कि लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श बन जाती हैं। इस तरह सामंती विशेषाधिकार और सामंती संस्कृति और सामंती अंधविश्वास, इन सब का निराला व्यवस्थित विरोध करते हैं। सामंती रुचि और सौंदर्य बोध का विरोध भी करते हैं, यानी इनका विरोध करें। और सौंदर्य बोध के क्षेत्र में कवि हैं, सौंदर्य बोध के बिना काम नहीं चलता। तो बहुत उदाहरण न देके सिर्फ एक कविता का उल्लेख कर देना काफी है, विरहिणी पर व्यंग्य। आप विरह विदग्धा नायिकाओं को रीतिकाल में काफी देख चुके हैं। उनके रोने से क्या हो जाता था, उनके गर्म सांस लेने से जंगल में आग लग जाती थी, लोग पड़ोसी रजाई फेंक के आ जाते थे, वगैरह वगैरह। हास्य रस का अद्भुत खजाना वहां पर है। और यहाँ निराला कहते हैं विरहिणी है तो रो रही है, तो रो रही है तो आंसू आंसू गिर रहे हैं, आंसू में आंख में लगा हुआ काजल निकल रहा है, तो कपोल काले हो गए हैं, आंसू बहा कपोल काले किया करें। और आंख की सहानुभूति में नासिका भी बह रहे, रोने पे नाक भी बहने लगती है। अब ये व्यंग्य चित्र जो उन्होंने उपस्थित किया रीतिवादी सौंदर्य बोध का, ये निराला ही कर सकते थे, अद्भुत था। तो इस और जब आप किसी प्रथा या किसी ढांचे का विरोध करते हैं तो एक वैकल्पिक स्वप्न भी देते हैं। अगर स्वप्न नहीं देते तो आप दलित विमर्शकार होकर रह जाएंगे। वो निराला वैसे नहीं थे, स्वप्न भी देते थे। पंचवटी प्रसंग उनकी एक कविता है, वो ठेठ छायावादी कविता है, लेकिन उसकी एक पंक्ति याद कीजिए कि सीता कहती है राम से पंचवटी में, छोटे से घर, अब राजा की बेटी है और राजा की बहू है, लेकिन यहां आके पंचवटी का जो सुरम्य प्राकृतिक वातावरण है, वहां वो घर छोटा लगता है। छोटे से घर की लघु सीमा में समाते नहीं थे प्रेम के वे दिव्य भाव, प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है निस्सीम भू पर ही। और इस तरह प्रेम का जब समुद्र उमड़ता है तो उसको निस्सीम भू चाहिए, उस सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इस तरह आप देखें कि ये सामंती परिवार, सामंती पति पत्नी संबंध, यानी परिवार के संबंध भी, आर्थिक संबंध ही नहीं, पारिवारिक संबंध भी, ये निराला के सामने लक्ष्य है। वो वहां भी वैकल्पिक खोजते हैं। और राजेश ने कविता पढ़ी, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, बहुत ही अच्छी कविता, मेरी भी बहुत पसंद की कविता है। वहां वो मान्यता प्राप्त प्रेम नहीं है समाज से, और इसीलिए कहती है पूछेगा सारा गांव बंद। तो ये गांव पूछेगा, सवाल जवाब करेगा। अगर गांव में स्वीकृति होती उस प्रेम को तो सवाल पूछता नहीं, लेकिन गांव, ये देखिए, तो सामंती संबंध प्रेम को, यानी सामंती परिवेश दो मनुष्यों के प्रेम को मान्यता नहीं देते, इससे निराला टकराते हैं। ये सामंतवाद भारत में अंग्रेजी राज की कृपा से जो देहातीकरण हुआ उसके कारण और अधिक मजबूत हुआ। तो इसलिए हम देखें कि निराला इस सवाल पर क्या सोचते हैं। जातिवाद के बारे में तो बहुत कुछ चर्चा थोड़ी सी और कर दी जाए, ज्यादा नहीं। चतुरी की जीवन दशा का वर्णन किया है। वो चतुरी जो मुकदमा लड़ने जाते हैं और निराला से कहते हैं, निराला उसके लड़के अर्जुन को अक्षर ज्ञान कराते हैं और नई शिक्षा देते हैं। तो कहता है कि हाँ, काका निराला के से बहुत बड़े हैं, निराला के काका की उम्र के हैं, लेकिन गांव के रिश्ते में निराला काका लगते हैं। कहता काका तुम अपनी विद्या सिखा दो और मैं अपनी विद्या सिखा दूंगा, हो सकता है कि कुछ रास्ता पकड़ ले। तो शिल्प और ज्ञान दोनों का संयोग होना चाहिए, ये निराला प्रस्ताव करते हैं, और उस चतुरी चमार के लड़के के लिए। लेकिन वो चतुरी चमार कैसी जगह रहता था, निराला ने लिखा हमारे बाप दादे, उनके भी पुरखों के समय से वो जहां रहता था वहां से गांव का पनाला बहता था, और उस गंदगी का वर्णन किया है। ऐसी गंदगी का वर्णन उन्होंने और जगहों पर भी किया है, कुकुरमुत्ता में भी किया है। उसी तरह आप देखिए कि कुल्ली भाट
मुसलमानिन से शादी करते हैं और अछूतों की पाठशाला चलाते हैं। एक कहानी है सुकुल की बीबी। सुकुल की बीबी वो मुसलमानिन है, इसलिए मुसलमानिन है कि पहले वो मुसलमानिन नहीं थी, लेकिन उसके पति मर गए तो ससुराल वालों ने उसको गर्भवती अवस्था में ही घर से धक्के मार के निकाल दिया। उसके दुर्भाग्य से वो भटकते हुए अंत में एक पुलिस में गई, पुलिस से वहां, फिर वो पुलिस वाला मुसलमान था, वहां से अंत में एक मुसलमान पुलिस वाले ने उसको संरक्षण दिया, और बड़ी रूपवती थी, संरक्षण दिया, उसके ही यहाँ रहे, तो इसलिए वो मुसलमानिन हो गई। तो उसकी लड़की हुई, वो भी मुसलमानिन है, लेकिन वो पढ़ लिख के लड़की अध्यापिका बनती है और एक व्यक्ति से शादी करती है, सुकुल से। तो सुकुल से शादी करने के बाद वो सुकुल की बीबी हो गई, लेकिन मुसलमानी मानी जाती है, तो किसी भद्र परिवेश में रहने की इजाजत नहीं मिलती। वो जहां रहती है उसका वर्णन निराला ने जो किया है वो देखने लायक है। तो ब्राह्मण हो, अपने कुसंस्कारों के कारण इस दशा में मनुष्य को पहुंचाते हैं, अछूत हैं, वो उस दशा में परंपरा से रह रहे हैं, उससे निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, कुल्ली हैं, निराला हैं, ये लोग उनको उस जीवन दशा से निकालने के लिए नए रास्ते देने की कोशिश कर रहे हैं। और मुसलमानों के सवाल पर तो निराला ने कितना लिखा है ये कहने की जरूरत नहीं है। इसमें ही वो कुकुरमुत्ता में जहां वर्णन किया गया है, एक तरफ नवाब के परिवेश का और दूसरी तरफ उनके सेवकों के परिवेश का, तो सेवकों के परिवेश में तमाम जातियों का भी वर्णन किया है, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और लिखा इस तरह एक अच्छा खासा हिंदू मुस्लिम परिवार वहां कायम हो गया कि हिंदू मुस्लिम एक परिवार हैं और वो एक जैसी जिंदगी जीते हैं, उनमें सांप्रदायिक भेद नहीं है। सांप्रदायिक भेद पैदा करना ये उस जनता के साथ, श्रमिक जनता के साथ धोखाधड़ी करना है, ये निराला बहुत पहले से स्पष्ट कर चुके हैं और इसको भी परंपरा से जोड़ते हैं, इस एकता की भावधारा को। उसके केवल 2 लेखों का उल्लेख करूंगा, उनके डिटेल्स में जाने की गुंजाइश नहीं है और जरूरत भी नहीं है। एक उनका लेख है शुरुआती दिनों का साहित्य की समतल भूमि, और उसके बाद इनका एक लेख है मुसलमान और हिंदू कवियों का विचार साम्य। और यहाँ दोनों में उन्होंने दिखाया कि हिंदू और मुसलमान सभ्यता एक ही दिशा में बढ़ रही है, और वो जो दिशा उदात्त दिशा है, मनुष्य मात्र को एक करने वाली, मनुष्य मात्र के हृदय को बांधने वाली वो दिशा है, ये इस दिशा में चल रहे हैं। अब मैं अगले मुद्दे की तरफ आता हूं। मैंने कहा लौकिक बोध, तो लौकिक बोध यानी यथार्थवाद, इसके 2 स्तर हैं। पहला स्तर है अध्यात्मवाद से अलग इहलौकिक दृष्टि अपनाना, और दूसरा स्तर है यथार्थ के तिरस्कृत और गरहित समझे जाने वाले स्तरों का, यानी वो स्तरों माने मनुष्यों का, सहानुभूति पूर्ण चित्रण करना। तो इस दूसरे वाले स्तर के बारे में बीच बीच में कुछ बातें हो गई हैं, इस पर मैं ज्यादा यहां दोहराऊंगा नहीं, लेकिन पहले समस्या है अध्यात्मवाद से अलग इहलौकिक दृष्टि अपनाने का सवाल। तो बहुत उदाहरण यहां भी नहीं दूंगा, हालांकि निराला का साहित्य साक्ष्य है। ये प्रारंभिक कविता है अध्यात्म फल, और उसके बाद शक्ति पूजा में अन्याय जिधर है उधर शक्ति आया न समझ में यह दैवी विधान। तो माया में फंसे होने की बात करते हैं जब अधिवास कविता का अधिवास यानी जहां शरण मिलती है वो ब्रह्म, तो ब्रह्म छूट गया, लेकिन उसका दुख नहीं है निराला को, क्योंकि माया में फंसे हैं, गति रुक नहीं सकती। और यहां तो दैवी शक्ति दानवी शक्ति से मिल गई है और मनुष्य अकेला रह गया है। इस अकेले मनुष्य का संघर्ष है। तो इस मनुष्य को मनुष्य के साथ ही आपसी भाईचारा कायम करना चाहिए। इस तरह जो अध्यात्मवाद, चमत्कारवाद, अंधविश्वास है, इससे निकल के यथार्थवाद की दिशा में निराला के बढ़ने का उदाहरण इन कविताओं से मिलता है। और ये इतना विकसित होता है कि शक्ति पूजा में जिस हनुमान को भक्ति के आदर्श हैं, जिसको उन्होंने कहा अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, उसी को 6 साल बाद बिल्लेसुर बकरिया कहानी में या रेखा चित्र में या संस्मरण में जो कहिए, बिल्लेसुर बकरिया में
वो दिखाते हैं कि बिल्लेश्वर हनुमान जी की पूजा करते हैं क्योंकि मंदिर में हनुमान की मूर्ति बाहर है, वहां से अपनी बकरियों पर नजर रख सकते हैं। तो महादेव जी अंदर हैं, वहां से बकरी नहीं दिखाई पड़ती, तो हनुमान जी ज्यादा ताकतवर है। और जब हनुमान एक और बदमाश लड़कों ने एक बकरा उनका दीनानाथ नाम का था उसको लेके काट डाला, तो जब हनुमान जी बकरा नहीं बचा सके, तो जब बकरा नहीं बचा सके तो गए और सामने खड़े होकर ललकारा हनुमान जी को और एक डंडा मारा, थूथन जैसा मुंह उनका, एक गिल्ली उसके गिल्ली की तरह 1 बीघे के फासले पे जा गिरा, इतनी जोर से डंडा मारा। तो मूर्तिमान अक्षय शरीर का मुंह तोड़ दिया निराला ने बिल्लेश्वर बकरिया में। तो आप देखें कि और उसी कहानी में बिल्लेश्वर जब गए हैं बर्दवान, तो वहां एक सतीदीन शुक्ल हैं जिनके यहाँ वो नौकर रखे गए हैं, तो वो उनको वो भी ये भी शुक्ल हैं, मैंने शुक्ल हैं और वो भी शुक्ल हैं, तो वो उनको अपनी दीक्षा देते हैं और उसके गुरु बन जाते हैं, कंठी माला दे देते हैं। लेकिन जब वो सतीदीन नौकरी नहीं लगा पाए तो वो कंठी माला फेर के लौट आए। तो ये बिल्लेश्वर चाहे सतीदीन के यहाँ हो चाहे हनुमान जी के यहाँ हो, व्यावहारिकता की कसौटी पर आस्था को, धर्म को, विश्वास को परखते हैं। ये निराला की नई चेतना थी। इस तरह अंधविश्वास से यथार्थवाद में, अध्यात्मवाद से यथार्थवाद में उनकी चेतना निरंतर विकसित होती है, ये हम देखते हैं और इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये नवजागरण की चेतना है, ये जो अध्यात्मवाद से यहां तक आना है। और जब अध्यात्मवाद से छूटते हैं तो जिसको प्रसाद जी ने कहा था लघुता पर दृष्टिपात, यही छायावाद है, यही यथार्थवाद है। तो छायावाद यथार्थवाद को पर्यायवाची माना था, तो यहां भी हम प्रसाद या निराला में इसको पर्यायवाची के रूप में देखते हैं। ये खास देखने की चीज है। अब एक अंतिम मुद्दा, सांस्कृतिक इतिहास से संवाद। तो आप देखें कि इसमें मैं बहुत संक्षेप में उल्लेख करूंगा, शैली, पेट्रार्क और निराला, इन 3 कवियों का उल्लेख मात्र करूंगा। तीनों परंपरा का स्मरण करते हैं, लेकिन परंपरा का स्मरण मुक्ति के लिए और मुक्ति को प्राप्त करने वाले संघर्ष के लिए वो याद करते हैं। पेट्रार्क शुरू में है, निराला उनके बाद है, बीच में शैली है। तो हम शैली से पहले बात करेंगे। उन्होंने पैलास देवी की स्तुति में एक कविता लिखी है और पैलास देवी के उसमें की स्तुति में कहा उन्होंने कि पैलास देवी ने तुम्हारी जाति को मुक्ति का वरदान या स्वतंत्रता का वरदान दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि दूसरों को गुलाम बनाओ, इसलिए दिया था कि दूसरों की आजादी का सम्मान करो। और इसके बाद एक दूसरी जगह कहते हैं कि तुमने यहां विजय प्राप्त की, तुम्हारी ये विजय तुच्छ है। वो अंग्रेज थे और देखें कि वो अंग्रेज होके अंग्रेजी साम्राज्य की विजय को, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के उपनिवेशवाद को तुच्छ ठहरा रहे हैं और पराधीन जातियों की स्वाधीनता का समर्थन कर रहे हैं। और इसीलिए निराला जब साम्राज्य विरोधी संघर्ष करते हैं, उपनिवेश विरोधी संघर्ष करते हैं, तो अंग्रेजी राज्य की आलोचना करते हैं, लेकिन अंग्रेजी साहित्य की इस मानववादी, इस क्रांतिकारी परंपरा का समर्थन करते हैं, उसको अपनाते हैं, आत्मसात करते हैं, शैली और रवींद्रनाथ को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये शैली के संबंध में बहुत ही संक्षेप में। उसी तरह संक्षेप में पेट्रार्क के बारे में, क्योंकि मैंने पहले 2 बार पेट्रार्क का उल्लेख किया और माइकेलेंजेलो और इनके अलावा मैंने पेट्रार्क ने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। तो पेट्रार्क एक कविता में कहते हैं, और ये कविता मैंने विल ड्यूरा के रेनेसां से लिया है, विक्षिप्तता के विरुद्ध, और ये याद रखिए कि जर्मनों का गुलाम है उस समय पेट्रार्क के समय, विक्षिप्तता के विरुद्ध पुरुषार्थ फिर अस्त्र उठाएगा और संघर्ष संक्षिप्त ही हो, क्योंकि प्राचीन वीरता इटली की नसों में भर नहीं पाई है। तो इटली की प्राचीन वीरता को नसों में भरने के लिए वो पुरुषार्थ फिर से शस्त्र उठाए, और ये जो तैयारी का समय है ये संक्षिप्त हो, ये पेट्रार्क बताते हैं। तो उसका ये लिंक आप देख सकते हैं। और निराला
की भी बहुत कविताएं यहाँ है। फिर एक ही कविता का उदाहरण दूं, जो वो जागो फिर एक बार में आता है कि योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। तो वो प्राचीन वीरता को स्मरण कर रहे थे, यहाँ भी प्राचीन संस्कृति को स्मरण कर रहे हैं कि योग्य जन ही जीता है। और अयोग्य कब बनते हो? जैसा उन्होंने कहा ना कि मेरे साथ मेरे विचार, मेरे पद दलित वगैरह सपने में भी पराधीन। ये जो पद दलित समुदाय है मेरे साथ साथ मौजूद, ये इतना पराधीन है कि सपने में भी पराधीन है। ये पराधीनता स्वीकार नहीं है। तो इसलिए ये योग्य जन का अर्थ है इस पराधीनता को अस्वीकार करना, अपनी योग्यता प्रमाणित करना। और योग्य थे तो तुम हो महान, तुम सदा हो महान वगैरह। और उसी में कहते हैं ना, शेरों की मांद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। वो प्राचीन वीरता याद कीजिए, प्राचीन वीरता इटली वाली। तो ये भी यहाँ वीरता है, शेरों की मांद में आया है आज स्यार। और इस तरह हम पुनर्जागरण और नवजागरण में एक सार्वभौम चेतना, सार्वभौम धारा पाते हैं जो उनकी रचनाओं में बराबर व्यक्त होती है। मैंने काफी बातें कह दी, अंत में थोड़ी सी चीजों का संकेत कर देना और आवश्यक है। तो इसलिए बहुत ही थोड़े में कहूंगा कि परंपरा और संस्कृति का अर्थ इससे स्पष्ट होता है कि परंपरा और संस्कृति का अर्थ निराला के लिए अतीत में जा बैठना नहीं था, या अतीत को जिला के दोबारा अपने समाज में लागू कर देना नहीं था जैसा अब किया जा रहा है इस समय, बल्कि अतीत के प्रासंगिक मूल्यों का चुनाव करना, अपने लिए अपनी प्रगतिशील आवश्यकताओं के अनुरूप अतीत की परंपरा से एक परंपरा निर्मित करना और उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। तो परंपरा का अर्थ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा, प्रासंगिकता है, अतीत में बसना नहीं है। और इसीलिए निराला थोड़ा बड़ा कौतुक भी करते हैं, और कोई भी अच्छा कवि कौतुक करता है। राजेश ने कविताएं पढ़ी, राजेश ने बहुत से कौतुक किए। भारत का अर्थ उन्होंने किया भा यानी प्रकाश, रत यानी लीन। जो प्रकाश में लीन है वो भारत है, यानी ज्ञानमय। और फिर अन्यत्र उन्होंने कहा स्वाधीनता, एक शब्द में ज्ञान है। तो ज्ञान होगा तो स्वाधीन होंगे। तो चेतना कर्म की पूर्ववर्ती स्थिति है, बिना चेतना के कर्म नहीं होगा। तो बल्कि चेतनाहीन कर्म अंधा होता है और कर्महीन चेतना बांझ होती है, कोई परिणाम नहीं देती है। तो इसलिए एक शब्द में स्वाधीनता का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान होगा तो स्वाधीनता के लिए लड़ोगे। और यही नहीं, वेद पर बड़ा भरोसा था, वेदांत पर बड़ा भरोसा था। कहा वेद का अर्थ है ज्ञान। तो भारत का अर्थ है ज्ञान, स्वाधीनता का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है ज्ञान। जो ज्ञान है, ज्ञानोद्धत प्रहार जो तुलसी कर रहे थे, निराला भी अपने अनेक माध्यमों से ये प्रहार कर रहे थे, और वो वेदांती थे। ये बात बार बार याद रखनी चाहिए। और इसलिए याद रखनी चाहिए कि उन्होंने मनुष्य मात्र की समता का विचार और सृष्टि मात्र में जो एक सूत्रता का विचार है वो वेदांत से ही लिया था। मैं उस कविता की व्याख्या करना चाहता था, इसका समय नहीं है। जग का देखा एक तार, अद्भुत कविता है, तो लेकिन अभी यहाँ इसकी गुंजाइश नहीं है फिलहाल। तो ये जो ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान है इसका अर्थ, तो निराला जी के यहाँ ये आप देखें कि दिखता है, ये है यहाँ। लेकिन वेदांत के लिए उन्होंने कहा आगे, और उस वेदांत को भी पूरी तरह से, मतलब किस तरह से वेदांत को भी बदलते हैं। शुद्ध वेदांत पर काव्य रचना असंभव हो जाएगी, क्योंकि वेदांत का तो आदर्श है अद्वैत, और अद्वैत होगा तो सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो ब्रह्म में लीन हो जाएगा तो फिर कवि के लिए तो द्वैत आवश्यक है। इसलिए निराला जी बार बार कहते हैं कि कवि के लिए धर्म की सफेदी अपर्याप्त है। वो कवि धर्म की सफेदी और पाप की स्याही से भी ताकत खींचता है। तो पाप की स्याही और धर्म की सफेदी दोनों को मिला के कवि अपनी ताकत खींचता है। और इस तरह युग की आवश्यकता, साहित्य की आवश्यकता के अनुसार वेदांत की भी नई व्याख्या निराला करते हैं। और इस सब का मूल लक्ष्य है संघर्ष। जिस संघर्ष के बिना स्वतंत्रता नहीं आएगी। तो ज्ञान से
स्वाधीनता तक परिवर्तन का आधार है संघर्ष, और उस संघर्ष पर निराला जी मूल एक शब्द में कहें तो निराला मूलतः संघर्ष के कवि हैं। तो और संघर्ष में सबसे पहले मृत्यु का भय त्यागना होता है। मरण को जिसने वरा है उसी ने जीवन भरा है। जब तक मृत्यु को जीतते नहीं आप, उसी दौर में 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा में कहा था ना, महामाया से कहलाया था मृत्यु का भय माया है। तो मृत्यु के भय को जीत के तब कहते हैं ना गोविंद सिंह के लिए कि तुम अनश्वर हो और तुम अमृत संतान हो, वगैरह वगैरह। तो इस तरह, और इस संघर्ष के बिना ये चीजें मैंने परिस्थितियां बदल नहीं सकती, और इसके लिए कोई एक महानायक की जरूरत नहीं है। जनता का संघर्ष, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, वो जनता आएगी जो सक्रिय जनता है, उसका आवाहन करते हैं। सक्रिय जनता रूढ़ियों को तोड़ती है और समाज को बदलती है। इसलिए परंपरा के बारे में, वर्तमान के बारे में निराला जब बात करते हैं, आप देखें कि तुलसीदास का जिक्र है, तो जब ज्ञानोद्धत प्रहार आता है तो उसके बाद आता है होगा फिर से दुर्धर्ष अमर, और जागो फिर एक बार में गोविंद सिंह के प्रसंग में समर में अमर कर प्राण। तो आप देखें कि वहां एक समर है, यहाँ एक समर है। और इस तरह निराला संघर्ष के कवि हैं, और आजादी के बाद कैसा समाज बनाना चाहते हैं इसका वर्णन भी बहुत सी रचनाओं में है। वे हिंदी विश्वविद्यालय खोलने के समर्थक थे, जिसमें साहित्य कला की नहीं वाणिज्य और विज्ञान की शिक्षा दी जाए। वो लक्ष्मी के बारे में कविताएं लिखते हैं, जिसमें उनको जीवन धन्य कहते हैं, और जनता को बहुत जीवनोपाय मिले ऐसा रास्ता तलाशना चाहते हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि वैज्ञानिक साधन सबके लिए, जैसे अखबार पूंजीपतियों की संपत्ति थी, वो चाहते थे सारी संपत्ति देश की हो, सारी आपत्ति देश की बने, वैसे ही वैज्ञानिक साधन सबके हों, सबके लिए हों, अखबार सबके लिए हों। और इस तरह निराला अपने वेदांत के माध्यम से, अपने संघर्ष के माध्यम से, जागरण की अपनी नई चेतना के माध्यम से समाज में सबके सौहार्द, सबके विकास और सबकी समता के गायक बन जाते हैं। और इस रूप में वे आज हमारे लिए स्मरणीय हैं, वंदनीय हैं और अनुकरणीय हैं। एक लंबा पलक खींचकर जिसमें लोक जागरण से लेकर और छायावाद के नवजागरण तक, बाद के शमशेर की भी चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि इसका फलक बहुत लंबा था और उतने ही सवालों से भरा हुआ। मेला को फिर से देखने की कोशिश, मेला बाद में कैसे प्रासंगिक है अपनी रचना के माध्यम से आज के सवालों के साथ भी मेला को जोड़ने की कोशिश की। सारगर्भित व्याख्यान और प्रश्न के बहस के लिए प्रश्न छोड़ने वाला व्याख्यान। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं, टिप्पणियां आई हैं, और यही किसी व्याख्यान की सफलता है कि वह केवल सहमति नहीं बल्कि कुछ बातचीत के लिए, आगे के लिए सवाल भी छोड़ती है कि नहीं। तो इस व्याख्यान का हिस्सा रहा कि इस व्याख्यान ने बहुत सारे प्रश्न भी पुनर्विचार के लिए, आगे के विचार के लिए हमें दिए। मैं अपनी ओर से, अपने मंच की ओर से, अपनी आयोजन समिति की ओर से इस व्याख्यान के लिए, सारगर्भित व्याख्यान के लिए मैं प्रोफेसर अजय तिवारी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत कम समय में, क्योंकि मूलतः उनको बोलना था किसी और विषय पर हमारे आदरणीय कवि श्री राजेश जोशी की इच्छा थी कि वो कविता पढ़ेंगे और उनके साथ प्रोफेसर अजय तिवारी बातचीत करेंगे। तो कवि की इच्छा सर्वोपरि, कवि की इच्छा का सम्मान करते हुए हमने उनको दूसरे विषय से शिफ्ट किया कि आप निराला पर बातचीत करें। और चूंकि पिछले वर्ष भी जब वो बातचीत कर रहे थे छायावाद के इतिहास बोध पर, तो चाह रहे थे कि निराला पर एक अलग से बातचीत हो, जो अधूरा रह गया था पिछले साल। जहाँ खत्म किए थे वहाँ बात निराला पर आकर खत्म हो गई थी, तो उस व्याख्यान को भी पूरा करने का हमारे लिए एक अवसर था।
दोनों व्याख्यानों को, यानी पिछले वर्ष 15 अक्टूबर और इस वर्ष के 15 अक्टूबर के व्याख्यान को अगर एक निरंतरता में देखें, छायावाद का इतिहास बोध और नवजागरण और निराला, तो बातचीत मुझे लगता है कि आज काफ़ी कुछ पूरी हुई है। अभी भी बहुत सारी बातें हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता है कि वो निराला पर एक पुस्तक की तैयारी कर रहे हैं, जो 2020 में अगर नहीं भी आ पाई तो 2021 के आरंभ में वह पुस्तक, उम्मीद करते हैं कि जब निराला का जन्मदिन मनाया जा रहा होगा 125वां, यानी 2021 में 125वां जन्मदिन जब निराला का मना रहे होंगे बसंत पंचमी पर, तो उसके आसपास वो पुस्तक आएगी और उसमें विस्तार से उनके निराला संबंधी चिंतन और विचार को हमें पढ़ने का अवसर मिलेगा। मैं अपने मित्र, इस आयोजन के सहभागी, सह आयोजक, एक तरह से हमारी टीम के अपरिहार्य हिस्सा श्री विवेक निराला, जो निराला परिवार के सदस्य हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। एक बात के साथ, उनको बुलाने के पहले एक बात कहना चाहता हूं कि हमने यह कार्यक्रम निराला की स्मृति की अध्यक्षता में किया था। निराला की स्मृति ही इसका अध्यक्ष है। इस आयोजन का कोई और अध्यक्ष को नहीं बुलाया था। एक कवि द्वारा उनकी कविताओं का चयन और पाठ और एक व्याख्याता द्वारा एक बातचीत। मैं अपने मित्र विवेक से अनुरोध करता हूं कि धन्यवाद के साथ इस आयोजन के समापन की भी घोषणा करें। श्री विवेक निराला। बहुत धन्यवाद सुनैन जी। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि यह निराला का 125वां वर्ष है। सौभाग्य से आज हमारे साथ प्रोफेसर अजय तिवारी और कवि राजेश जोशी दोनों जुड़े हुए हैं। निराला जन्म शताब्दी पर 1996-97 के आसपास नया पद का एक अंक निराला पर केंद्रित अंक राजेश जोशी ने संपादित किया था। उस अंक में रामविलास जी ने लिखा था कि निराला की जन्म शती 1996 में मनाना ही उचित। तो 1996 में जन्म शती मनी, तो 2021 में निराला के 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं। निराला की दैहिक अनुपस्थिति के 60 वर्ष अब भी 2021 में पूरे होंगे। 15 अक्टूबर को आज 59 वर्ष पूरे हुए। निराला को बार बार स्मरण करने का जी चाहता है। हम बार बार निराला को स्मरण करते रहेंगे। महामारी से मुक्ति अगर मिल गई तो हम वर्ष भर आयोजनों की एक श्रृंखला भी चलाएंगे। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, जुड़े, आप सब के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। मुक्तिबोध साहित्यिक मंच इलाहाबाद, निराला के जैविक वंशज और निराला के साहित्यिक उत्तराधिकारी, आप सब की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यह आयोजन वर्ष भर चलते हैं या इन्हें वर्ष भर चलाने की हमारी योजना है, अतः फिलहाल यह पहला कार्यक्रम है और यह कार्यक्रमों की श्रृंखला समाप्त नहीं होगी। फिलहाल यह श्रृंखला स्थगित की जाती। यह कार्यक्रम अभी पहले चरण में था, अभी और कार्यक्रम आगे होंगे। इस उम्मीद के साथ हम सब फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे, इसी कामना के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।